हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। इस सेशन के अंदर आपको बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो आरएमएल और एसजीपीजीआई एग्जाम में आपको बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन से मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर बनाने वाला हूं। उस क्वेश्चन और आंसर में एक ही क्वेश्चन से आपको 7 से 8 आंसर देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो कभी भी आपको किसी भी कोचिंग के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तो इस वीडियो को पूरी देखें। और इस वीडियो के साथ में देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स और पेन को साथ में लेके बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिले उसको नोट डाउन जरूर करें। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस सेशन का पहला एमसीक्यू। Which sign caused the nurse to suspect cardiac tamponade after a client has cardiac surgery? Select all that apply. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो साटा वाले क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब इसमें मतलब क्या होता है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का? साटा। ध्यान रखना है, यहाँ पे साटा का मतलब होता है मल्टीपल आंसर है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसमें एक से ज्यादा आंसर छिपे हुए हैं तो सभी को टिक करना है यहाँ पे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आंसर एक से ज्यादा में देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये। एग्जाम में आपको इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस टाइप में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ना एक कोई ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा उसमें। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन कह रहा है विच साइन कॉज द नर्स सस्पेक्ट कार्डियक टेम्पोनेड आफ्टर अ क्लाइंट हैज ए कार्डियक सर्जरी। एक क्लाइंट है, उसकी कार्डियक सर्जरी हुई है, तो उस कार्डियक सर्जरी वाले क्लाइंट में कौन से साइन देखने को मिल रहे हैं, कौन सी कंडीशन में ऐसे साइन सिम्टम्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि पर्सन को क्या हुआ है, कार्डियक टेम्पोनेड हुआ है। तो दोस्तों पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो कार्डियक टेम्पोनेड है, कार्डियक टेम्पोनेड कौन सी कंडीशन है? तो कार्डियक टेम्पोनेड एक कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। तो इस कार्डियक टेम्पोनेड यानी कि ये जो फ्लूइड से रिलेटेड है, पेरिकार्डियल जो स्पेस है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, फ्लूइड। अगर इस स्पेस में पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर अगर आपको फ्लूइड का अमाउंट मोर देन 50 ml देखने को मिलता है तो ये कंडीशन कहलाती है कौन सी, कार्डियक इफ्यूजन। ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, कार्डियक इफ्यूजन कहलाती है। हाँ, इसी को हम बोलते हैं कार्डियक इफ्यूजन या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ये कंडीशन आप समझ रहे होंगे। इस कंडीशन में आपको जो पेरिकार्डियल स्पेस है उस स्पेस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है उस स्पेस के अंदर, तो ध्यान रखना है जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो कितना है, नॉर्मल फ्लूइड का लेवल कितना हुआ रहता है उसके अंदर, तो 10 to 30 ml नॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। यहीं पे अगर इस फ्लूइड का लेवल कितना हो जाए, 50 ml से ज्यादा हो जाता है, तो कंडीशन कहलाती है कौन सी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। चलिए दूसरी कंडीशन इसी की सीवियर कंडीशन है, यहाँ पे दी हुई है कौन सी, कार्डियक टेम्पोनेड। तो कार्डियक टेम्पोनेड को याद रखना है, कार्डियक टेम्पोनेड ये वो कंडीशन है इसी स्पेस के अंदर, यानी कि जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ये इसी की सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन किसकी, सीवियर कंडीशन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन की सीवियर कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों याद रखना है जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर 10 से 30 ml फ्लूइड रहता है, लेकिन पेरिकार्डियल इफ्यूजन में इसी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो 50 ml से ज्यादा हो जाता है, तो कंडीशन बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर इसी स्पेस में इस
फ्लूइड का अमाउंट सडनली बढ़ जाए और इस फ्लूइड को अमाउंट कितना हो जाए, सडनली बढ़ जाए और फ्लूइड का अमाउंट हो जाए मोर देन 200 ml, मोर देन 200 ml प्लस ये अमाउंट सडनली बढ़ जाए, ये फ्लूइड सडनली बढ़ जाए इसी पेरिकार्डियल फ्लूइड में, तो ये कंडीशन कहलाती है कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। तो दोस्तों ये कार्डियक टेम्पोनेट आपको समझ में आ गया होगा क्या है। कार्डियक टेम्पोनेट एक वो कंडीशन है जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन सडनली हो गया है और उस जो एक्यूमुलेशन है फ्लूइड का वो 200 ml से ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट। तो समझ में आया होगा कार्डियक टेम्पोनेट कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है 200 ml से ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमने सीखा है कि जो कार्डियक टेम्पोनेट कंडीशन है, उससे पहले हमने देखा कि पेरिकार्डियल स्पेस क्या है। तो दोस्तों याद रखना है पेरिकार्डियल स्पेस वो होता है जो पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट है, जिसके अंदर नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड भरा रहता है। नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड कितना भरा है यहाँ पे, तो याद रखना है 10 से 30 ml रहता है। अगर इस स्पेस में फ्लूइड का अमाउंट 50 ml से ज्यादा हो जाए तो कंडीशन कौन सी कहलाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहलाती है। चलिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन कार्डियक टेम्पोनेट कब बोलेंगे, इसी पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर, मतलब जो ये अभी सीवियर कंडीशन नहीं है लेकिन पेरिकार्डियल इफ्यूजन अभी कंडीशन बोल रहे हैं 50 ml से ज्यादा फ्लूइड है, लेकिन इसी स्पेस के अंदर फ्लूइड का लेवल कितना हो जाए 200 ml से ज्यादा और फ्लूइड एकदम से यानी कि सडनली एक्यूमुलेट हो जाए इस स्पेस में, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। चलिए दोस्तों क्लियर हुआ क्या कार्डियक टेम्पोनेट कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेरिकार्डियल स्पेस में 200 ml से फ्लूइड ज्यादा हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। चलिए अब इसके हम आंसर देखेंगे, देखो कौन से आपको देखने को मिलेंगे, इसके आंसर क्या क्या होंगे। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हुआ है तो दोस्तों याद रखना सबसे पहले इसके अंदर हेड क्या होगा, कंप्रेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं इसका। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा ये कि क्या कंडीशन होगी। ये देखिए दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ हाइट का, आप इससे समझेंगे कि ये कंडीशन कौन सी है। चलिए ये मैंने एक हाइट का डायग्राम बनाया दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। आप ये सब चैम्बर जानते हैं, चैम्बर के बारे में मेरे को कुछ नहीं यहाँ पे पढ़ाना है आपको, मैं ओनली और ओनली स्पेस बता रहा हूँ। तो ये देखो हाइट की 3 लेयर होती है, मैं तीनों लेयर को आपको बताने वाला हूँ। जो पहली लेयर मैंने बताई है मान लीजिए वो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, और जो मैं रेड कलर से ड्राइंग कर रहा हूँ इस लेयर को समझ लीजिए ये है मायोकार्डियम। दूसरी वाली लेयर मैंने कौन सी बनाई है, मायोकार्डियम बनाई है। मायोकार्डियम, ये लीजिए मैंने जो दूसरी वाली लेयर बनाई है वो मायोकार्डियम है। चलिए मैं इसी के ऊपर एक तीसरी लेयर और ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना इस वाली लेयर पे। ये लेयर मैं थोड़ी सी मोटी बनाऊंगा इसको। ये मैंने सबसे ऊपर वाली लेयर बनाई है पेरिकार्डियम। सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है दोस्तों, ये पेरिकार्डियम। ये देखो 3 लेयर देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है दोस्तों, याद रखना है सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो सबसे इनर की साइड सिचुएटेड रहती है। मिडिल वाली लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम। और सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, पेरिकार्डियम। ये देखो यहाँ पे देखने को मिल रही है पेरिकार्डियम।
सबसे ऊपर वाली लेयर है हार्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आपको यहीं पे याद रखना है पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है, दो लेयर होती है इसके अंदर। सबसे आउटर लेयर वाली के अंदर कौन सी कितनी लेयर है, दो। तो मान लीजिए यहाँ पे दो लेयर है पेरिकार्डियम के अंदर। पेरिकार्डियम के अंदर लेयर कितनी, दो। तो एक तो मैंने ये बना दी है, दूसरी लेयर एक और बनाता हूँ इसी के ऊपर। ये पेरिकार्डियम ही है, जो दो मैं लेयर बना रहा हूँ कौन सी है, पेरिकार्डियम की दो लेयर हैं। चलिए आपको इजीली याद रखने के लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, एक तो मैंने येलो कलर की लाइन बनाई है और एक ये आपको दिख रही है यहाँ पे ब्लू कलर की। तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। जो सबसे जो दोनों है ये पेरिकार्डियम की लेयर, याद रखना है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो हम बोलते हैं इसको पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम। ये दोनों लेयर किसकी हैं, याद रखना है, दोनों ही लेयर ये पेरिकार्डियम की हैं। पेरिकार्डियम की दो लेयर, यानी जो पेरिकार्डियम वो दो लेयर से मिलके बनी है। एक तो पैराइटल पेरिकार्डियम, दूसरी विसरल पेरिकार्डियम। चलिए ये दोनों दोस्तों याद रह जाएंगे, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए दोनों लेयर। अब इन दोनों लेयर के बीच में यहाँ आपको फ्लूइड दिखाई देता है, यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी। यानी कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, बिल्कुल याद रखेंगे। इस पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस के अंदर नॉर्मल अमाउंट में फ्लूइड भरा रहता है। कुछ अमाउंट में फ्लूइड भरा रहता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 10 से 30 ml। इफ ये ही फ्लूइड, इफ दीज फ्लूइड, मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ ये कंडीशन, ये फ्लूइड मोर देन 50 ml हो जाए तो कंडीशन कौन सी कहलाती है, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन दोस्तों याद रखना है इसको। पेरिकार्डियल इफ्यूजन कौन सी कंडीशन है कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट कितना हो गया है, 50 ml से ज्यादा हो गया है। इफ इसी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड जो नॉर्मल जो 10 से 30 ml था वो कितना हो जाए, मोर देन 200 ml हो जाए, तो कंडीशन कौन सी कहलाएगी, तो दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे हैं वही कंडीशन कहलाएगी जिसका नाम क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट। तो दोस्तों अब याद रहेगा क्या, ये मैंने डायग्राम से समझाया है, आपको याद होना ही चाहिए, आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट के साइन एंड सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्या होंगे, कार्डियक टेम्पोनेट के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो याद रखना, कार्डियक टेम्पोनेट वाली कंडीशन में सबसे पहले याद रख लेना कि अब देखो फ्लूइड जब इसमें क्या होगा, ज्यादा भरेगा, जिस स्पेस में फ्लूइड ज्यादा होगा तो हार्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, कंप्रेस होगा। हार्ट की अंदर वाली बॉल क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। और जब हार्ट की अंदर वाली बॉल कंप्रेस होंगी तो हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, मिनिमाइज होगी, कम होगी, अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि ये ऊपर से क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। क्यों कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि इस कैविटी के अंदर क्या भर गया है, फ्लूइड भर गया है। अब फ्लूइड भर गया है, हार्ट कंप्रेस नहीं करेगा और जो इसका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देगा, बीपी कम दिखाई देगा। क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हुआ है इसलिए ब्लड ब्लड प्रेशर भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो दोस्तों याद रखना है, ब्लड प्रेशर क्या रहेगा इसमें, कम रहेगा। और जब बीपी कम होगा तो कंडीशन आपको क्या दिखाई देगी, इसका हार्ट रेट बड़ी दिखाई देगी। तो राइट आंसर हमारा ए सही कह रहा है इसके अंदर कि हाँ टैकीकार्डिया होगा। इसमें और भी आंसर छिपे हुए हैं, यानी कि देखिए सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला है ये क्वेश्चन, कौन सा है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसमें पूछ रहा है एक आंसर से ज्यादा आंसर हैं तो एक पे ही नहीं छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को, इसमें और भी आंसर हैं वो देखने हैं आपको।
इसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाइपरटेंशन होगा, नहीं। हाँ, इसमें क्या हमने अभी बताया आपको कि हार्ट क्या हो रहा है, कंप्रेस। कंप्रेस होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं बीपी कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा अपना, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, क्या इसके अंदर इंक्रीज सीबीपी होगा। सेंट्रल वीनस प्रेशर देख रहे हैं, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा या ज्यादा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया ये हार्ट है, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आएगी और इन्फीरियर वेना केवा आके कहीं ना कहीं क्या होंगी, ड्रेनेज करेंगी। अब दोस्तों बताओ, ये सुपीरियर वेना केवा जो अपर लिम्ब और अपर पार्ट से क्या लेके आई है, फ्लूइड को एक्यूमुलेट करके राइट एट्रियम के अंदर छोड़ती है। तो अब बताओ, हार्ट कहीं ना कहीं क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे पंप नहीं कर रहा है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लड बाहर ही नहीं जा रहा। जब बाहर नहीं जा रहा, तो ये जो यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा यानी ब्लड वेसल्स हैं, ये खाली नहीं होंगी इधर, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन आपको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में भी देखने को मिलेगा। अब देखो, अब इसमें फ्लूइड जब ज्यादा बढ़ेगा तो सीबीपी इंक्रीज होगा, यानी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन अपना क्या है, सही। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई पूछ रहा है, देखिए दो ऑप्शन इसको इसमें सही मिल गए, तो दो आंसर तो इसमें सही हो गए, ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक है। तो दो आंसर सही है इसमें दोस्तों, ऐसे ही ध्यान रखाना है इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा कार्डियक टेम्पोनेट में। जी देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और माइंड को क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स देना है और फिर सोचना है। 1 मिनट आप सोचने में नहीं लगेगी, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, बीपी कम हुआ है, क्या हुआ है, बीपी कम हुआ है। जब बीपी कम हुआ है पेशेंट का, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, किडनी के लिए जो परफ्यूजन है वो कम कम हो जाएगा, क्योंकि जब हार्ट कंप्रेस हुआ, बीपी कम हुआ, तो जो किडनी के लिए परफ्यूजन यानी ब्लड मिलने वाला था वो भी कम हो जाएगा, रीनल आर्टरी में ब्लड कम जाएगा। तो जब रीनल आर्टरी में कम जाएगा ब्लड, तो किडनी परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा। जीएफआर कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसमें बोल रहा है इंक्रीज आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट तो गलत बोल रहा है ना, और गलत बोल रहा है तो आपने पकड़ लिया इसको, ये तो गलत है। तो गलत गलत आंसर टिक नहीं करना है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए एक और देखते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है जुगुलार वेन डिस्टेंशन, क्या जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, क्या जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाएगा, बताइए जल्दी से, क्या ये हो सकता है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जुगुलार वेन डिस्टेंशन मैंने अभी बताया कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ड्रेनेज ही नहीं करेंगी इसके अंदर, राइट एट्रियम में ओपन तो हो रही है वो, लेकिन जो फ्लूइड है वो इसमें आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है। अब हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, तो मैंने बताया था प्रेशर सुपीरियर वेना केवा में बढ़ा हुआ है। जब सुपीरियर वेना केवा में भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इससे एसोसिएशन यानी कि जुड़ी हुई रहती है क्या, जुगुलार वेन। तो जुगुलार वेन के भी अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से ये जुगुलार वेन है वो क्या हो जाएंगी, डिस्टेंडेड हो जाएंगी, और हमको क्या होने लगेंगी, सीन होने लगेंगी कि हाँ जुगुलार के अंदर क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ये भी ऑप्शन क्या रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में राइट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, लॉजिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, चाहे कितने भी आंसर इसमें दिए गए हों कंडीशन के अंदर, आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखो एक क्वेश्चन से कितने आंसर इसमें ढूंढे हैं हमने, तीनों आंसर इसके सही हैं। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन था दोस्तों, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको क्लियर कर दिया गया है। आप इसको याद रखेंगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे आप इसको, कार्डियक टेम्पोनेट को, पेरिकार्डियल एफ्यूजन को, नॉर्मल स्पेस कौन सा होता है, किस किस के बीच में बनता है, कितना अमाउंट फ्लूइड रहता है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं इसके, दोस्तों याद रख पाएंगे इतनी सारी चीजें। बिल्कुल एक क्वेश्चन से ही हमने बहुत सारे आंसर बना लिए हैं। अब इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कभी छूटेगा नहीं आपसे। चलिए क्लियर है दोस्तों, पहला आंसर हमने सही दिया क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखना है। अ क्लाइंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर
जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का पेशेंट है जो ले रहा है क्या, टेकिंग डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन ड्रग ले रहा है। देखिए डिजॉक्सिन ड्रग है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है, डिजॉक्सिन से रिलेटेड और वेंट्रिकुलर फेलियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए चलिए आज हम इसका ट्रीटमेंट, हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ही करेंगे बहुत अच्छे से। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है जो डिजॉक्सिन ले रहा है, कितनी डोज ले रहा है, 0.25 mg, 0.25 mg डेली ले रहा है। What changes does the nurse expect to find it if medication is therapeutically effective? आपको पेशेंट के अंदर चेंजेस देखने हैं, क्या क्या नर्स फाइंड आउट करेगी, क्या क्या नर्स फाइंड आउट करेगी जब मेडिकेशन पर्सन ले रहा है और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, मतलब पेशेंट के इफेक्ट यानी कि अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं, डिजॉक्सिन काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट चेक करना है आपको। चलिए तो देखते हैं इसकी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए साटा वाला है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। चलिए देखते हैं डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, आपको बहुत सारी कंडीशन में बताई गई है ड्रग ऑफ चॉइस। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं डिजॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले तो डिजॉक्सिन ही आ गई है, वेंट्रिकुलर फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस यानी इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस कोई पूछता है आपसे, वेंट्रिकुलर फेलियर की इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो दोस्तों याद रखना है उसका नाम क्या है, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन इज द इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस। व्हाट्स कंडीशन, वेंट्रिकुलर फेलियर। तो अब हम देख रहे हैं डिजॉक्सिन चल रही है, सही चल रही है, क्या उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहे हैं। चलिए डिजॉक्सिन के बारे में देखिए होती क्या है, ये हमने बता दिया है कि इसका पहला ऑप्शन क्या है। चलिए पहले देख लीजिए कंडीशन, हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में हार्ट पंप नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड का कम, मतलब यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से एक हार्ट डायग्राम शो कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ देखिए यहाँ से लेफ्ट साइड का यानी कि ये जो हार्ट है लेफ्ट साइड वाला, ये क्या हो चुका है, इसका फेल हो गया है। अब लेफ्ट लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो गया है, इतना हार्ट फेल हो गया है इसका, लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है। जब लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो अब यहाँ से जो आउटा के अंदर जाने वाला फ्लूइड भी नहीं आएगा, यानी लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो फ्लूइड भी नहीं आएगा। और लेफ्ट साइड यानी आउटा ही आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई कराता है, यानी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कराता है वो आउटा ही देता है। आउटा की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के द्वारा पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होने वाली है, यहाँ पे इस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से क्या क्या कंडीशन होगी और क्या क्या कंडीशन, फिर हम डिजॉक्सिन इसकी ट्रीटमेंट देंगे, इसमें डिजॉक्सिन देंगे तो उसकी वजह से क्या क्या हमको सही देखने वाले हैं हम, इसके राइट आंसर क्या क्या होने वाले हैं वो अभी देखिए कैच करते हैं इसके। तो सबसे पहले देखिए क्या आपको डायूरेसिस दिखाई देगा, डायूरेसिस दिखाई देगा, डायूरेसिस मीन्स समझ रहे हैं आप, हाँ डायूरेसिस मीन्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डायूरेसिस बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायूरेसिस। तो देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया था जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा था। अब आप डिजॉक्सिन देंगे तो डिजॉक्सिन देने की वजह से हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुल, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो डिजॉक्सिन होती है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कराती है। और जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो रीनल का परफ्यूजन कैसा होगा, रीनल का परफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल रीनल परफ्यूजन इंक्रीज होगा। और जब रीनल परफ्यूजन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट वो है इंक्रीज होने वाला है, यानी डायूरेसिस होने वाला है। तो पहला ऑप्शन क्या है अपना, राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। क्लियर दोस्तों। चलिए दूसरा देख रहे हैं, क्या इसका ऑप्शन जिसमें दिया गया है टैकीकार्डिया सही है या गलत है, टैकीकार्डिया सही है या फिर गलत है। कौन सी कंडीशन, पर्सन जो क्या ले रहा है, डिजॉक्सिन ले रहा है, एक पर्सन क्या ले रहा है, डिजॉक्सिन ले रहा है, उसका दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं टैकीकार्डिया सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों याद रखना है
डिजॉक्सिन जो ड्रग होती है, डिजॉक्सिन जो ड्रग है, उस डिजॉक्सिन ड्रग को आप कभी भी भूलना नहीं है कैसी ड्रग है ये। डिजॉक्सिन जो ड्रग है वो कैसी ड्रग है, तो ये देखिए आइनोट्रॉफिक इफेक्ट होता है इसका। क्या होता है, आइनोट्रॉफिक इफेक्ट होता है, यानी कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करा देती है आइनोट्रॉफिक इफेक्ट होने की वजह से। और नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक ड्रग होती है। क्या है ये, नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक ड्रग। तो याद रखना है, जब नेगेटिव इफेक्ट आता है तो ये क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करती है, ना कि बढ़ाने का। हार्ट रेट को क्या करती है, ये कम करती है। हार्ट रेट को कम करती है, ना कि ज्यादा करेगी। तो ये ब्रेडिकार्डिया कराती है, टैकिकार्डिया नहीं कराती। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दोस्तों याद रखना है, हार्ट हार्ट रेट से रिलेटेड, यानी डिजॉक्सिन जब किसी पर्सन की चल रही है, डिजॉक्सिन जब किसी पर्सन की चल रही है, तो उसमें नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहता है, नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। अब इफ पेशेंट टेकिंग डिजॉक्सिन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉनिटर पल्स रेट, मॉनिटर पल्स रेट। जब पर्सन डिजॉक्सिन पे है तो डिजॉक्सिन लेने से पहले, डिजॉक्सिन लेने के बाद आपको क्या करना है, पल्स रेट को मॉनिटर करना है। अगर पर्सन एडल्ट है, पर्सन एडल्ट है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे। और इसमें अगर हार्ट रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, पर्सन अपना एडल्ट है जिसमें हार्ट रेट 60 बीट से कम है, या फिर अपना पर्सन पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है वो क्या है, चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर हार्ट रेट चेक करोगे, हार्ट रेट कितनी हो गई है इसके अंदर, लेस देन 70 बीट्स पर मिनट। या फिर अपने पास इन्फेंट है और इन्फेंट के अंदर हम हार्ट रेट चेक करेंगे तो इसके अंदर कितनी हो गई है, 90 बीट्स पर मिनट से कम। यानी एडल्ट में 60 बीट पर मिनट से कम है, चाइल्ड के अंदर 70 बीट पर मिनट से कम है, और इन्फेंट के अंदर 90 बीट पर मिनट से कम है। तो ऐसी कंडीशन में डिजॉक्सिन की जो डोज है वो क्या कर लेंगे, विद होल्ड, डोज क्या करेंगे, विद होल्ड, विद होल्ड, यानी कि नेक्स्ट डोज नहीं देनी है, अवॉइड नेक्स्ट डोज, अवॉइड नेक्स्ट डोज। क्यों अवॉइड करनी है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि इस पर्सन की तो पहले से ही बेस लाइन हार्ट रेट आ रही है, यानी कि मिनिमम हार्ट रेट आ रही है, एडल्ट में 60 आ रही है और चिल्ड्रन में 70 आ रही है, इन्फेंट में 90 आ रही है, पहले से ही कम है। डिजॉक्सिन दे दोगे तो ये हार्ट रेट क्या है, कहीं ना कहीं और क्या हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। तो पर्सन किस में चला जाएगा, ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा। और ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट गया तो उसका क्या होगा, आउटपुट भी कम होगा, पहले से ही क्या है, ये पर्सन हार्ट फेलियर का है। तो ऐसी कंडीशन में डिजॉक्सिन को क्या करना है, विद होल्ड करना है। तो दोस्तों याद रखना है, जो ये ड्रग है क्या करा रही है, आपका ब्रेडिकार्डिया कराती है, ना कि टैकिकार्डिया। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत था, डायूरेसिस वाला ऑप्शन अपना सही था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्या ये ऑप्शन तीसरा वाला ये कह रहा है, क्या ये एडिमा को कम कराती है, डिक्रीज एडिमा, यानी कि बॉडी से ये एडिमा को कम कराती है क्या, बिल्कुल ये सही कह रहा है, एडिमा को कम कराती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, क्या कराती है ये, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से रीलर कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। तो जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया था बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा था, वो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो अपना ऑप्शन सी क्या है, राइट, सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट ऑप्शन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज पल्स रेट। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने इतनी देर आपको यही समझाया है आपको कि ये पल्स रेट को क्या कराती है, डिजॉक्सिन कम कराती है। तो ये भी ऑप्शन अपना क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, रिड्यूस्ड हर्ट मर्मर, हर्ट की जो मर्मर साउंड है क्या उसको कम करेगी, डिजॉक्सिन क्या हार्ट की मरमर साउंड को कम करेगी। दोस्तों ये ऑप्शन मरमर मतलब साउंड से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड, तो साउंड का इसमें हार्ट मरमर का यानी मरमर साउंड का कोई भी लेना देना नहीं है, यानी डिजॉक्सिन जब चलेगी तो मरमर साउंड को रिड्यूस
नहीं करेगी। तो ये तो ऑप्शन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो अभी तक हमारे 3 ऑप्शन सही हुए हैं इसके अंदर, और लास्ट ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। क्या ये जुगुलार वेन डिस्टेंशन करेगी, जुगुलार वेन को डिस्टेंडेड करेगी, जुगुलार वेन को क्या ये डिस्टेंडेड करेगी? तो बताइए दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डिजॉक्सिन चल रही है, तो डिजॉक्सिन की वजह से क्या हो रहा है, चलिए डिजॉक्सिन चल रही है, तो डिजॉक्सिन चलेगी तो क्या होंगे, फोर्सफुली क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यानी कि हार्ट मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट जब बढ़ेगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, तो हार्ट के ऊपर से लोड हट गया। तो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया था, जिसके अंदर मैंने 2 वेंट्रिकल शो किए थे। चलिए, एक 2 एट्रियम थे इधर, ये 2 एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या थी, मैंने आपको बताया था पल्मोनरी, सॉरी यहाँ पे मैंने देखी थी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, दो ड्रेनेज, दो यहाँ पे ड्रेन कर रही थी। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा दो क्या कर रही थी, यहाँ पे ड्रेन कर रही थी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जुगुलार वेन डिस्टेंशन के दर से देखने को मिलता है आपको, वो आपको देखने को मिल रहा है जुगुलार वेन के नेक वेन में क्या हो गया है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया था नेक वेन के अंदर। चलिए, जिसकी वजह से क्या हो गया था, जुगुलार वेन डिस्टेंडेड हो गई थी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है किस पे, हार्ट के अंदर लोड बढ़ गया था, हार्ट काम नहीं कर रहा था, इस वजह से ऊपर फ्लूइड था। लेकिन हमने डिजॉक्सिन दे दी, डिजॉक्सिन से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो हार्ट के ऊपर से लोड हट गया, हार्ट हार्ट पूरा क्या हो गया है, पंप करने की वजह से पूरा खाली हो गया है। तो जुगुलार वेन के अंदर जो फ्लूइड था वो भी किधर आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, यानी कि जुगुलार वेन डिस्टेंशन शो नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है, जुगुलार वेन डिस्टेंडेड नहीं होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हमको 3 आंसर मिले। एक तो डायूरेसिस वाला बिल्कुल सही है, दूसरा डिक्रीज एडिमा, बिल्कुल बॉडी में एडिमा कम करती है, तीसरा डिक्रीज पल्स रेट, बिल्कुल सही बात, पल्स रेट को डिजॉक्सिन कम करती है। इसके अंदर हमको 3 ही ऑप्शन गलत मिले। गलत वाले क्या क्या थे, एक तो टैकीकार्डिया नहीं कराती है, ब्रेडिकार्डिया कराती है, डिक्रीज पल्स रेट, यानी कि पल्स रेट को तो ये डिक्रीज कराती है तो सही बात है, लेकिन ये पल्स रेट को इंक्रीज नहीं कराती है। हेड मर्मर साउंड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जुगुलार वेन डिस्टेंशन नहीं कराती है, तो रिलीव करती है इसको, है ना। तो 3 ऑप्शन इसमें सही है, और 3 ही ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। दोस्तों क्लियर है क्या ये? आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे इस क्लास को। चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वीडियो वाले सारे के सारे देखेंगे और इससे पूरा का पूरा टॉपिक याद करके ले जाएंगे, और एग्जाम में आपके लिए देखिए कैसे धूम मचाएंगे ये क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर आज आपकी क्लास लेते हैं तो मोस्टली आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए, और ये कॉन्फिडेंस मैं और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ आपके अंदर। बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट द्वारा ऐसी एनर्जी को बूस्ट किया जाएगा जिससे आप इन क्वेश्चंस को कहीं भी कोई भी अगर आपसे पूछता है तो उसको डायरेक्टली आप क्या क्या दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, और तड़ाक से आंसर देंगे और जल्दी आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Which intervention should the nurse anticipate will be ordered initially for a client who had a hemorrhoidectomy? एक पर्सन जिसको क्या हुआ है, हेमरोइडेक्टोमी, यानी कि हेमरोइड हो गया था उसको, हेमरोइड क्या किया गया गया है, रिमूवल किया गया है, सर्जरी हुई है, हेमरोइड को उसको सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया गया है। तो ऐसे पर्सन में क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सा इंटरवेंशन किया जाएगा? विच इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट, कौन सा इंटरवेंशन नर्स एंटिसिपेट कर सकती है ऐसे पर्सन में जो अभी क्या हुआ है, हेमरोइडेक्टोमी हुआ है। चलिए देखिए, इसमें अभी सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला क्वेश्चन है, ये साटा वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, साटा, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो याद रखना इसमें अभी मल्टीपल आंसर हैं दोस्तों। देखिए मैं आज आपके लिए कैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन सेलेक्ट ऑल द टाइम, पहला इसका ऑप्शन है गिविंग एन एनीमा, ऐसे पर्सन जिसकी हेमरोइडेक्टोमी हुई है उसको हम एनीमा देंगे। अभी क्या एनीमा देंगे? बिल्कुल नहीं, जस्ट आफ्टर सर्जरी कोई भी एनीमा नहीं दिया जाता पर्सन को, कोई भी सर्जरी के बाद एनीमा नहीं दिया जाता है।
दूसरा अप्लाइंग मॉइस्ट हीट, ऐसे पर्सन को क्या मॉइस्ट हीट अप्लाई करनी है, बिल्कुल सही, मॉइस्ट हीट अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे। जब हीट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, वैसोडाइलेशन होगा। और जब वैसोडाइलेशन होगा तो सर्कुलेशन क्या होगा, कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज। और जब सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, तो यहाँ पे जो वुंड हुआ था सर्जरी की वजह से, उसकी हीलिंग भी कैसी होगी, अच्छी होगी। वुंड हीलिंग कैसी होगी, अच्छी होगी, गुड होगी, इंक्रीज हीलिंग होगी। इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्ट हीट को। क्लियर दोस्तों। चलिए इसमें थर्ड सी ऑप्शन है इसके अंदर, एडमिनिस्टरिंग स्टूल सॉफ्टनर। क्या ऐसे पर्सन को स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, ऐसे पर्सन को स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं क्या, ऐसा पर्सन जिसका हेमरॉइडेक्टोमी हुआ है। सी ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल बताइए, यहाँ पे ऐसे पर्सन को दोगे क्या, बिल्कुल। ऐसा पर्सन जिसका अभी हेमरॉइडेक्टोमी हुआ है उसको स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, बिल्कुल। ये भी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। क्योंकि ऐसा पर्सन स्टूल सॉफ्टनर क्यों दिए जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना। स्टूल सॉफ्टनर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि पर्सन अपना कैसा है, हेमरॉइडेक्टोमी वाला, हेमरॉइडेक्टोमी वाला। ऐसा पर्सन जो हेमरॉइडेक्टोमी हुई है उसकी, तो स्टूल सॉफ्टनर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब उसको क्या होना है, उसके हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है उसको, किससे, कॉन्स्टिपेशन से, कॉन्स्टिपेशन से। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, सर्जरी वाली जगह पे कम नहीं होंगे, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हमें प्रिवेंट करना है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पेशेंट अपना अच्छा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है यहाँ पे। और उसको स्ट्रेनिंग नहीं देनी है, स्ट्रेनिंग नहीं देनी है, प्रिवेंट करेंगे कॉन्स्टिपेशन से भी और स्ट्रेनिंग से भी। क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टूल उसका हार्ड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाएगा इसको पास आउट करने में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेनिंग से प्रिवेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, स्टूल सॉफ्टनर। एनिमा यूज नहीं करते कभी भी। ठीक है। चलिए डी ऑप्शन देख रहे हैं, एंकरेजिंग शावर्स एज नीडेड। पर्सन को शावर देंगे, मतलब पेशेंट को बात कराएंगे, नहलाएंगे उसको क्या, सर्जरी के बाद में। एनकरेजिंग शावर से नीडेड, यानी हेमरॉइडेक्टोमी हुआ है तो शावर से इसका क्या रिलेटेड है, कोई रिलेशन नहीं है इसके सर्जरी वाली एरिया पे, इससे तो कोई रिलेशन नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे सिड्स बात होता, सिड्स बात होता तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सही होने वाला था, क्योंकि सिड्स बात देने की वजह से क्या होता, इंक्रीज सर्कुलेशन होता, सर्कुलेशन उसका बढ़ता, और सर्कुलेशन जब उसका बढ़ता तो हीलिंग भी क्या होती, अच्छी होती, हीलिंग क्या होती, इंक्रीज होती, हीलिंग भी अच्छी होती। इसलिए सिट्स बात दे सकते थे, लेकिन शावर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों। चलिए हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो लास्ट वाला दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग ऑकलसिव ड्रेसिंग टू दी एरिया। ऑकलसिव मतलब होता है टाइट, टाइट ऐसी ड्रेसिंग कर रहे हैं जिससे ड्रेनेज भी बाहर ना आ पाए। ऐसी ड्रेसिंग का क्या फायदा भैया, जिससे ड्रेनेज बाहर नहीं आ पाए, यानी कि सर्जरी हुई है तो सीक्रेशन तो होंगे, ड्रेनेज तो आएगा बाहर। और आप टाइट क्या करेंगे, टाइट बैंडेजिंग करेंगे, टाइट ड्रेसिंग करेंगे तो सारा का सारा जो मटेरियल है वो तो अंदर ही रह जाएगा ना, तो ये तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा। कभी भी ऑक्लूसिव ड्रेसिंग नहीं करते हैं ऐसा पर्सन जिसकी सर्जरी हुई है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। ये भी गलत था, यानी कि पहला भी गलत था, इसके अंदर दो ही ऑप्शन क्या है, सही है। एक तो अप्लाइंग मॉइस्चर, दूसरा एडमिनिस्ट्रिंग स्टूल सॉफ्टनर। दोस्तों क्या ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना अगला क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, चलिए देख रहे हैं ये। फॉर हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ऐसा चाइल्ड जो क्या किससे आया है, अपना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का है, यानी कि उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, वो भी बैक्टीरियल वाला, बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस हो गया है। तो ऐसे पर्सन को कितनी देर तक आप क्या करके रखोगे, आइसोलेट करते करके रखोगे, ऐसे पर्सन को कितनी देर तक आइसोलेट करके रखोगे। फोर हाउ हाउ शुड ए नर्स
मेंटेन आइसोलेशन फॉर ए चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फोर ऑप्शन देखिए इसका, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 4 12 आवर आफ्टर एडमिशन 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 के बाद क्या हम इसको 12 घंटे तक एडमिट करके रखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, अनटिल द कल्चर्स आर नेगेटिव, क्या इसका जब तक कल्चर नेगेटिव नहीं आ जाए तब तक हम क्या करेंगे, इसको एडमिट करके रखेंगे। तीसरा, अनटिल एंटीबायोटिक थेरेपी इज कंप्लीटेड, जब तक डॉक्टर नहीं बोल दे कि आज की एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गई है थेरेपी, तब तक हम इसको क्या करके रखेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है इसका, 48 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिंस, जब आपने एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दी है उसके 48 घंटे तक हम इसको एडमिट करके रखेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या क्या इसके ऑप्शन है। तो इसका सबसे पहले देख लीजिए, राइट आंसर तो डी होने वाला है। जब आपने एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की है, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की है, उसके बाद में 24 से 48 घंटे इसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करके रखना पड़ेगा, पर्सन को आइसोलेट करके रखना पड़ता है। क्लियर दोस्तों, एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद में 24 से 48 घंटे, और 48 में मतलब जो मैक्सिमम टाइम है वो 48 घंटे है, तो 48 घंटे तक हम क्या करके रख सकते हैं, इसको आइसोलेट करके रख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, क्लियर। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक, यानी कि पहला कह रहा था 12 घंटे, तो 12 घंटे से कोई लेना देना नहीं है, 48 घंटे रहता है इसका टाइम, मैक्सिमम टाइम 48 घंटे है, और रेंज में पूछे तो 24 से 48 घंटे। क्लियर। अंटिल द कल्चर आर नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि जब तक कल्चर नेगेटिव नहीं होगा तब तक आइसोलेट करके रखेंगे, नहीं, एक बार आपने एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर दी है, उसके 48 घंटे तक हम क्या करके रखेंगे, उसको आइसोलेट करके रखेंगे। उसके बाद पर्सन को आइसोलेट नहीं रखेंगे, मतलब इसको वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये पर्सन है, अब ये किसी को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि 48 घंटे बाद एंटीबायोटिक हमने थेरेपी दी, उसके 48 घंटे बाद ये पर्सन कैपेबल नहीं है कि इसका जो बैक्टीरिया है वो किसी अदर को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो इसके अंदर तो एक ही आंसर है, चार ऑप्शन में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था इसमें कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब इसमें एक से ज्यादा आंसर होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं किया था, और आंसर भी इसके अंदर एक ही होने वाला है। वो आंसर कौन सा है, डी। क्लियर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लाइंट हैज ए हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। अ क्लाइंट हैज ए हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन टू इंसुलिन, यानी ऐसा पर्सन जो एक इंसुलिन पर है जिसकी वजह से क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। विच क्लाइंट रेस्पॉन्स शुड द नर्स डॉक्यूमेंट एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अंदर पूछ रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स एक नर्स डॉक्यूमेंट करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया के कौन से साइन एंड सिम्टम्स आने वाले हैं। तो इसमें अभी देखिए कौन से ऑप्शन राइट होने वाले हैं, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर राइट होने वाले हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये ऑप्शन ए पेलर, ऐसा पर्सन जिसको हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन हुआ है, यानी पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया में हुआ है, क्या उसका, उसके अंदर बॉडी पेलर देखने को मिलेगा, यानी बॉडी के अंदर येलोनेस देखने को मिलेगी। पेलर का मीन्स होता है येलोनेस, यानी कि बॉडी के अंदर पेलर देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। दोस्तों कभी आप सोचने भी वाले नहीं हो कि पेलर देखने को मिल सकता है क्या, हाँ जी पेलर देखने को मिल सकता है। लगाइए आप कॉमन सेंस अपना, अगर आपने हाइपोग्लाइसीमिया पढ़ा है तो। चलिए देखिए पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है इस पर्सन का, कम, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया इसका, डिक्रीज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज हुआ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ है इसका, डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। इस पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और जब इस पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रिलीज ऑफ इंक्रीज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन,
हाँ जी, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो एपिनेफ्रिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। याद होगा आपको, एड्रिनल ग्लैंड से तो एपिनेफ्रिन ज्यादा आएगा। एपिनेफ्रिन ज्यादा आएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा दोस्तों। ब्लड वेसल्स कैसी होंगी, ब्लड वेसल्स कैसी होंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेलर। बॉडी कैसी देखने को मिलेगी, पेलर देखने को मिलेगी। यस दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो चुका है, क्या पेलनेस देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या ट्रेमर देखने को मिलेगा ऐसे पर्सन में जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है? हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, बिल्कुल, ये तो आपको पता होगा, ऐसा पर्सन जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है उसको ट्रेमर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से मैंने अभी बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। पर्सन का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो ऐसे पर्सन में ट्रेमर्स देखने को मिलता है। एक्सेसिव इंक्रीज होने की वजह से ट्रेमर देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर दोस्तों। क्या ऐसे पर्सन में, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इसका, क्या ये पर्सन में हाई ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा? ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का ज्यादा आना कहलाता है ग्लाइकोसूरिया। तो ऐसा पर्सन जिसको क्या हुआ है, ग्लूकोज की कमी हुई है पहले से ही, तो उसकी यूरिन में ग्लूकोज पास आउट कैसे होगा, ग्लूकोज पास आउट कैसे होगा? बिल्कुल, इसमें तो पहले से ही कम है, तो इसमें ग्लूकोज तो पास आउट होने वाला नहीं है, ये तो गलत हो गया। यानी बी ऑप्शन अपना सही था, ए सही था, सी ऑप्शन क्या है, गलत। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या कह रहा है इसमें, एसीटोन यूरिया। क्या इसके अंदर एसीटोन यूरिया दिखाई देगा? एसीटोन यूरिया का मतलब होता है एसीटोन, यानी कि जो एसीटोन है वो किधर दिखाई देगा, यूरिन के अंदर। एसीटोन किधर दिखाई देगा, यूरिन के अंदर। ये एसीटोन यूरिया आपको ऐसी कंडीशन में, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो उसमें तो नहीं दिखाई देगा। ये आपको सीन होता है कौन सी कंडीशन में, हाइपरग्लाइसीमिया में। हाइपरग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में सीन होगा एसीटोन्यूरिया, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया में। क्लियर दोस्तों। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज काम नहीं आएगा, तो ब्रेक डाउन किसका होगा, ब्रेक डाउन किसका होगा, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट का ब्रेक डाउन ज्यादा होगा। फैट का ब्रेकडाउन जब ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या दिखाई देगा आपको, एसीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर क्या दिखाई देगा, एसीटोन, एसीटोन यूरिया। एक मिनट दोस्तों, ये कट करके, हाँ जी अब लीजिए, एसीटोन यूरिया। क्लियर, याद रख पाएंगे इसको, बिल्कुल याद रखना है। चलिए लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, डाइफोरेसिस। क्या ऐसा पर्सन जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है उसको डाइफोरेसिस दिखाई देगा? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अपना। डाइफोरेसिस दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ है, स्टिमुलेट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्वेटिंग ज्यादा आएगी। ये फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन हो गई ना, स्वेटिंग क्या होगी, एक्सेसिव होगी। तो दोस्तों तीन ऑप्शन राइट है इसके अंदर, पेलर, ट्रेमर और डाइफोरेसिस। दो ऑप्शन गलत हैं, ग्लाइकोसूरिया और एसीटोन यूरिया। क्या दोस्तों ये क्लियर है आपके? बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से देखना है। आज की क्लास में बेहतरीन क्लास को बनाया गया है, इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा है, और आज आपको बहुत मजा आया होगा क्लास लेने में। देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन और क्या है इसका। A nurse is caring for a 3-year-old child with meningitis. A nurse is caring, नर्स एक केयर कर रही है 3 साल ओल्ड चाइल्ड, यानी 3 साल का बेबी है, उसका क्या कर रही है, केयर कर रही है। किसका बेबी है वो, मेनिंजाइटिस का बेबी है। मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, वो एडमिट हुआ है, 3 साल का बेबी है, नर्स उसकी केयर कर रही है। चलिए देखते हैं, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर शुड द नर्स असिस्ट द चाइल्ड। यानी कि वो नर्स क्या, साइन एंड सिम्टम्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, नर्स कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखेगी इंक्रीज आईसीपी के,
क्लाइंट है जो मेनिंजाइटिस का है, कौन से असेसमेंट करेगी इसके अंदर, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ रहा है कि उसका आईसीपी बढ़ा हुआ है। और लास्ट में दोस्तों याद रखना है, ये भी लगा हुआ है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, एक्सेप्ट। यानी कि सारे के सारे इसके अंदर ऑप्शन होंगे किसके, इंक्रीज आईसीपी के, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। कोई एक ऑप्शन इसके अंदर ऐसा है जो इंक्रीज आईसीपी का ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन इंक्रीज आईसीपी के हैं। तो देखिए दोस्तों कौन से होंगे। इंक्रीज आईसीपी होगा तो वॉमिटिंग होता है, इस चाइल्ड को वॉमिटिंग होता है, चाइल्ड को हेडेक भी होता है। 3 साल का चाइल्ड है, इन्फेंट नहीं बता पाएगा हेडेक को, लेकिन चाइल्ड तो बताएगा। इरिटेबिलिटी होगी उसको, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट टैकीपिनिया। टैकीपिनिया का मतलब है यहाँ पे रेस्पायरेटरी रेट क्या हो गई है, इंक्रीज, इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या है, गलत है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, बाकी सारे के सारे दिखाई देंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आईसीपी के 3 ऑप्शन तो सही थे, लेकिन एक ऑप्शन गलत है, और वही क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ये वाला डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट है, ये ऑप्शन इंक्रीज आईसीपी का नहीं है। क्लियर, याद रख पाएंगे इसको, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू आज की क्लास के लिए। अगर आपने आज एफर्ट लगाया तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, और ये क्लास आपको बहुत ही जल्द दूसरी क्लास भी देखने को मिलेगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।